हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 12th के चल रहे थे एक्स्ट्रा नोट्स, ठीक है। मैं जो स्टूडेंट ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और अनसोल्ड क्लास 12th बायोलॉजी का कंप्लीट करा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सब चीज़ों की, और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लें, ठीक है। तो हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर जो चल रहे थे वो हो गए थे कंप्लीट। अब आपके शॉर्ट नोट्स बचे हैं, तो आज की वीडियो में हम 4 शॉर्ट नोट ही कंप्लीट करेंगे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चारगाफ का नियम। आपका बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है एनसीईआरटी में भी, और आप अनसोल्ड या फिर मॉडल चेक करेंगे तो चारगाफ के नियम की व्याख्या बहुत बार पूछी गई है, 2 नंबर या 3 नंबर में आती है, ठीक। तो डीएनए अणु में प्यूरिन में पिरिमिडीन क्षार की मात्रा समान होती है। प्यूरिन में पिरिमिडीन, इसमें इस चारगाफ के नियम में जितनी भी टर्म आएंगी ये सब डीएनए से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और डीएनए मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्लास 11 की, आप प्लेलिस्ट चेक करना, जैव अणु या फिर बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मैंने आपको डीएनए पढ़ाया है। उसमें प्यूरिन, पिरिमिडीन ये सारे टर्म्स जो हैं उसमें आपको डिटेल में मिल जाएंगे, तो आप एक बार लिंक प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो डीएनए अणु में प्यूरिन व पिरिमिडीन क्षार की मात्रा समान होती है, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आता है हमारा एडेनिन एंड थाइमिन, और पिरिमिडीन के अंदर आता है हमारा साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन के अंदर आ रहा है एडेनिन एंड थाइमिन, और पिरिमिडीन के अंदर आ रहा है साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो डीएनए अणु में प्यूरिन में पिरिमिडीन क्षार की मात्रा समान होती है। तो चारगाफ के नियम में ये बताया गया है कि कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसमें पिरिमिडीन और प्यूरिन की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। एडेनिन की आणविक मात्रा थाइमिन के बराबर होती है तथा साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के इक्वल होती है। अब इसमें क्या बताया कि चारगाफ के नियम में बताया कि जितना एडेनिन होगा, जब मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था, जिन स्टूडेंट्स ने डीएनए डिटेल में नहीं पढ़ा है वो क्लास 11 की प्लेलिस्ट चेक कर ले, मैंने डीएनए लॉन्ग में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो डीएनए में हमारा क्या क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस, मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ, एडेनिन ए से, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, सी से साइटोसिन एंड जी से ग्वानिन। तो चारगाफ के नियम में ये बताया कि एडेनिन और थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन, इन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये लगा लो कि एडेनिन अगर 20% है तो थाइमिन भी 20% ही होगा, ग्वानिन अगर 10% है तो साइटोसिन भी क्या होगा, 10% ही होगा। तो ये बताया गया चारगाफ के नियम में, इसलिए ही स्टार्टिंग में लिखा है प्यूरिन में पिरिमिडीन। प्यूरिन होते हैं AT मतलब एडेनिन एंड थाइमिन, और पिरिमिडीन होते हैं C और G साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। इक्वल होती है क्षार अनुपात A+T, A मतलब एडेनिन और T मतलब थाइमिन, तो A+T अनुपात C+G मतलब साइटोसिन एंड ग्वानिन का अनुपात सभी जाति या फिर स्पीशीज़ के लिए विशिष्ट होता है। इसमें ये बताया है कि, और आगे पढ़ते हैं पहले, जबकि उस जाति के सदस्यों के लिए सेम होता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि चारगाफ के नियम में सिर्फ ये बताया गया कि कोई भी डीएनए अणु है उसमें एडेनिन और थाइमिन की संख्या और साइटोसिन एंड ग्वानिन की संख्या बिल्कुल इक्वल होगी। अगर एडेनिन 10% है तो थाइमिन भी 10% होगा, साइटोसिन 10% है तो ग्वानिन भी 10% होगा। इसके बाद इस वाली लाइन का मतलब ये है कि एडेनिन प्लस थाइमिन, साइटोसिन प्लस ग्वानिन का अनुपात सभी जाति के लिए विशिष्ट होता है, जबकि उस जाति के सदस्यों के लिए सेम होता है। तो इसे हम कैसे समझेंगे, जैसे आप ये समझिए, देखो, जैसे स्पीशीज़ माने होता है जाति। जैसे हम ह्यूमन से हमें कास्ट होती है, कोई सुनार है, कोई कुछ है, तो ये सब क्या होती है, स्पीशीज़ या फिर जाति। तो आप ये लगाओ, जैसे एक स्पीशीज़ A है, एक स्पीशीज़ B है, ठीक है। तो इस वाली लाइन का मतलब ये है कि स्पीशीज़ A के लिए A, T, C और G का जो वैल्यू होगी या फिर जो लक्षण होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, और B के लिए बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन A के अंदर जो भी आ रहे हैं सदस्य उनके लिए सेम होंगे और B वालों के लिए सेम होंगे। मतलब किसी जाति अलग अलग जातियों के लिए तो ये लक्षण विशिष्ट मतलब अलग अलग होंगे या फिर स्पेशल होंगे, लेकिन जिस जाति के सदस्य हैं उनमें वो लक्षण सेम होंगे। जैसे A है, A B में दोनों में A T C G के लक्षण डिफरेंट होंगे, लेकिन जो ए के अंदर सदस्य आ रहे हैं उनके लिए लक्षण सेम होंगे और बी के अंदर जो आ रहे हैं उनके लिए सेम होंगे। ठीक है, तो चारगाफ के नियम में यही बताया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीएनए के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्न है तो इसे 5' से 3' के क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था और जब भी ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा भारी लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आपको इसका ट्रिक पता होगी तो आप एकदम करके आ जाओगे। बस आपको ये याद रखना है हमेशा कि एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से थायमिन जुड़ेगा और साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन जुड़ेगा। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन विद ट्रिपल बॉन्ड और एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड। तो इसमें आपको क्या करेगा, ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला बॉक्स बना रही हूँ ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है 5' ATCGA 3' का अनुक्रम निम्न है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि वो यहाँ पे उसने डीएनए दिया है या फिर आरएनए दिया है। अगर उसने डीएनए दिया है तो आप ए की जगह टी कर देंगे हर जगह इस क्वेश्चन में, जहाँ भी ए होगा उसकी जगह टी कर देंगे, जहाँ भी सी होगा उसकी जगह जी कर देंगे। आपको याद रखना है ए की जगह टी करना है, टी की जगह ए करना है, सी की जगह जी करना है और जी की जगह सी करना है। मतलब एडेनिन की जगह थायमिन, थायमिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन एंड ग्वानिन की जगह साइटोसिन। किस कंडीशन में, डीएनए की कंडीशन में। लेकिन अगर उसने बाई चांस यहाँ पे, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर कभी पूछा है आरएनए का और आप डीएनए का कोड लिख के आ जाए, अगर उसने यहाँ पे डीएनए की जगह आरएनए दे दिया तो आपको पता है आरएनए, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, मैंने आरएनए भी पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आरएनए में हमारा क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। मतलब आरएनए में, ये डीएनए के लिए है, अब मैं आरएनए के लिए बता रही हूँ। आरएनए में ये अंतर होता है कि वहाँ थायमिन की जगह होता है यूरेसिल और यूरेसिल को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो अगर बाई चांस उसने यहाँ पे ये दिया है कि यदि आरएनए के एक रंगजुग, तो आरएनए में आप क्या करेंगे, ए की जगह यू करेंगे, यू की जगह ए। सी और जी बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ चेंज होता है टी एंड यू में। आरएनए में यू आ जाता है और मतलब यूरेसिल एंड डीएनए में टी। तो उसने क्वेश्चन में दिया था कि 5' ATCGA 3' का अनुक्रम निम्न है तो इसको 5' into 3' के क्रम में लिखिए। मतलब इसको डीएनए के कोड के रूप में लिखना है। तो देखो इसका आंसर में हमने क्या किया, 5' ऐसे उतारा, ए की जगह मैंने, आप ए का मतलब यहाँ पे ये सब कोड है, एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन 3', ठीक है। तो इसमें हमने एडेनिन की जगह क्या किया, अब आपको मतलब देख लीजिए, ए की जगह टी का रखा है, टी की जगह ए का रखा है हर जगह, सी की जगह जी, जी की जगह सी, ए की जगह टी, टी की जगह ए, सी की जगह जी की जगह सी, सी की जगह जी और ए की जगह टी। तो ये जब क्वेश्चन आता है तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता उनके लिए बहुत भारी होता है कि पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन दे दिया। लेकिन आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी और आरएनए के लिए ए की जगह टी की जगह यू कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर डीएनए के लिए पूछा है तो ए की जगह टी करना है, सी की जगह जी करना है और सेम ऐसे उल्टा, जहाँ अगर उसने टी दिया है तो आपको डीएनए आरएनए के लिए ए कर देना है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में आपको यही करना है कि चेंज कर देना है कोड, एडेनिन की जगह थायमिन, थायमिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन एंड ग्वानिन की जगह साइटोसिन। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। जब आपको ये एग्जाम में आता है तो बहुत बड़ा कोड देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभी डीएनए की जगह आरएनए दे देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि डीएनए के लिए पूछा है या आरएनए के लिए, और बस फिर पूरा क्वेश्चन उतार के और ये जो आप कोड लिखेंगे थोड़ा दूर दूर लिखेंगे जिससे बिल्कुल साफ साफ चमके, और जहाँ पे ए होगा वहाँ टी कर देंगे, सी की जगह जी कर देंगे और इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। और आरएनए में बस टी की जगह यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेट्रो विषाणु सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं करते, व्याख्या करो। आपका कोई रेट्रो वायरस है जो सेंट्रल डोग्मा, अब मैंने आपको जब डीएनए पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा ही पढ़ाया था, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। नोट इधर मैंने डाला हुआ है अलग, ये नोट क्वेश्चन नंबर 3 का है, इस पर मैं डाल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का नोट है। तो आपका सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए
और mRNA से प्रोटीन। ठीक, तो जब डीएनए से डायरेक्ट बन रहा है, ये एरो की डायरेक्शन देखो, एक एरो ऐसे लग रहा है, एक प्रोटीन से एमआरएनए की ओर लग रहा है। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं अनुलेखन। ऊपर लिखा है अनुलेखन। डीएनए से एमआरएनए बनता है तो अनुलेखन, और प्रोटीन से एमआरएनए बनता है तो अनुवादन। ये पूरी प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है? सेंट्रल डोग्मा। आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे या फिर क्लास में पूछा जाए कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो आप बताएंगे कि डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कह रहे हैं। इसमें 2 प्रोसेस इंक्लूड होती हैं, एक अनुलेखन, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो अनुलेखन, और जब प्रोटीन से एमआरए बनता है तो अनुवादन। ये होता है सेंट्रल डोग्मा। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि रेट्रो विषाणु सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं करते, व्याख्या करो। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है ठीक है, रेट्रोवायरस, रेट्रो विषाणु मतलब रेट्रोवायरस जो है वो सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं करते। क्यों? इसमें ये पूछा गया है कि जो रेट्रो विषाणु हैं वो सेंट्रल डोग्मा मतलब वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, और क्यों नहीं करते ये बताओ। तो अब हम ये पढ़ेंगे। तो सेंट्रल डोग्मा में जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर जनरेशन जो सूचनाएं जा रही हैं उसे बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। नॉर्मली क्या होता है सेंट्रल डोग्मा में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं तो वो एक ही दिशा, एक ही सीक्वेंस में चल रही हैं तथा इसकी अभिव्यक्ति के समय। लेकिन रेट्रोवायरस की कंडीशन में क्या है कि अभिव्यक्ति के समय आरएनए से पहले डीएनए बनता है, फिर डीएनए से एमआरएनए प्रोटीन बनती है। अब तक आपने ऊपर पढ़ा सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, देन प्रोटीन बन रही थी। लेकिन रेट्रोवायरस में क्या हो रहा है, पहले बन रहा है आरएनए, उसके बाद डीएनए बन रहा है, फिर एमआरएनए प्रोटीन। तो रेट्रोवायरस में सेंट्रल डोग्मा पूरी तरह से उल्टा हो रहा है। इसलिए ही पूछा गया था कि ये क्यों फॉलो नहीं कर रहा है सेंट्रल डोग्मा को, कौन? रेट्रोवायरस। तो सेंट्रल डोग्मा में जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ही दिशा में चलती है तथा इसकी अभिव्यक्ति के समय डीएनए से पहले आरएनए से पहले डीएनए बनता है और उसके बाद डीएनए से एमआरएनए प्रोटीन बनती है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको पूरी एक चेन रिएक्शन दी है कि सबसे पहले आरएनए बना, उसके बाद डीएनए, उसके बाद बना एमआरएनए, एमआरएनए से बनी प्रोटीन। ठीक, तो रेट्रोवायरस जो है सेंट्रल डोग्मा का क्यों नहीं करता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना और फिर प्रोटीन बनना, ये प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। लेकिन रेट्रोवायरस इसे फॉलो नहीं करता क्योंकि इसमें सेंट्रल डोग्मा अपोजिट हो रहा है। इसमें पहले आरएनए बन रहा है, फिर डीएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, फिर प्रोटीन बन रही है। तो इसमें सेंट्रल डोग्मा क्या है, उल्टा चल रहा है। इस वजह से ये फॉलो नहीं करता, कौन? रेट्रोवायरस। किसको फॉलो नहीं करता? सेंट्रल डोग्मा को। तो इसके लिए आपको बस ये रिएक्शन याद रखनी है। ये रिएक्शन याद होगी तो आप पूरा लिख कर आ जाओगे, और सेंट्रल डोग्मा के लिए आपको ये वाली रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो डिफरेंस बिटवीन बी डीएनए एंड जेड डीएनए। अब तक जब आपने देखा होगा अनसोल्ड देखेंगे या फिर मॉडल या बुक में भी, तो डीएनए से रिलेटेड सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल या फिर डीएनए क्या होता है इस बारे में आ जाता है, रेप्लिकेशन आ जाता है। बट डिफरेंस एनसीईआरटी में पूछा गया था एक कि बी डीएनए और जेड डीएनए के बीच अंतर बताओ। ठीक है, तो बी डीएनए साइड लिखेंगे और जेड डीएनए राइट साइड लिखेंगे, और इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं वो मैंने स्पेस की वजह से यहाँ पे लिख दिए जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो बी डीएनए में फर्स्ट पॉइंट है क्लॉकवाइज कुंडलित होता है, और जेड डीएनए में है एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आप कैसे याद रखोगे, आपकी जैसे घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी होती है तो घड़ी में सुई क्या है, ऐसे चलती है, राइट साइड को चलती है, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर इस एरो का उल्टा कर दें तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब तो जो हमारा बी आरएनए है बी डीएनए, बार बार आरएनए निकल रहा है, बी डीएनए जो है वो आपका क्लॉकवाइज चलता है, मतलब कुंडलित होता है क्लॉकवाइज को, कि मतलब राइट साइड को मुड़ा हुआ होता है, कौन? बी डीएनए। जबकि जेड डीएनए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। ये जैसे डीएनए है डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज है कौन सा, बी, तो वो राइट साइड को कुंडलित होगा, जबकि जो जेड डीएनए है वो उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कुंडलित होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है क्षार युग्मकों की मध्य दूरी 3.36 होती है। क्षार युग्मक क्या होते हैं? जब मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था तो डीएनए के बीच मतलब डीएनए में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस, जो अभी हमने पढ़े एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इन सब को बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं क्षार युग्मक। तो एक क्षार युग्मक जैसे हमारा डीएनए है डबल स्टैंडर्ड था, ठीक है, तो एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ प्रेजेंट है। मान लो कि यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, यहाँ पे थाइमिन, तो इन दोनों के बीच की दूरी किसमें? बी डीएनए में होती है 3.36, ठीक। और जबकि इसमें पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसमें ZRN में लिखेंगे आप क्षार युग्मकों की मध्य दूरी 3.36 से 4.13 तक हो सकती है ZRN में। अब यहाँ पे हमारा एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट है और ये बात हो रही है हमारे ZDNA की, तो इनकी दूरी होती है 3.36 से 4.17, ठीक है। तो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी मतलब एडेनिन से थाइमिन की दूरी और ग्वानिन से साइटोसिन की दूरी बी डीएनए में होती है 3.36 और ZDNA में होती है 3.36 से 4.13, ठीक है, आप याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट है क्षार युग्मकों की संख्या 10 होती है। क्षार युग्मक मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजनस बेस, यही एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्षार युग्मकों की संख्या 10 होती है। जो हमारा बी डीएनए है इसमें कितने युग्मक होते हैं क्षार युग्मक, या कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? 10। जबकि थर्ड पॉइंट है इसमें क्षार युग्मकों की संख्या 12 होती है। 12 होती है हमारी ZDNA में और 10 होती है BDNA में। फोर्थ पॉइंट है कुंडलित का व्यास 19 एंगस्ट्रॉम होता है। कुंडलित का व्यास का मतलब है कि जैसे डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, तो एक चक्कर को बोल रहे हैं कुंडलित। जैसे ये राउंड करके इधर आया तो इस वाले को बोल रहे हैं व्यास, कुंडलित का व्यास। तो कितना होता है? 19 एंगस्ट्रॉम किसमें? BDNA में, और ZDNA में होता है 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सेल्स में प्रेजेंट होता है, सम सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारा BDNA है वो ऑल सेल्स में, सभी सेल्स में पाया जाएगा, लेकिन ZDNA क्या है, बहुत रेयर पाया जाता है, किसी किसी सेल में पाया जाता है। तो ये थे आपके शॉर्ट नोट। 4 ग्राफ में क्या बताया कि किसी भी डीएनए, कोई भी डीएनए है उसमें एडेनिन, थाइमिन की संख्या इक्वल होगी, साइटोसिन और ग्वानिन की संख्या इक्वल होगी। 4 ग्राफ के नियम में ये बताया गया। डीएनए का मैंने बताया अनुक्रम वाला, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि डीएनए के लिए पूछा गया है या आरएनए के लिए। अगर डीएनए के लिए पूछा गया है तो ए की जगह टी करना है, सी की जगह जी करना है, और इसी का अपोजिट जी की जगह सी और टी की जगह ए। लेकिन अगर उसने यहाँ आरएनए दे दिया तो आपको क्या करना है, ए की जगह यू कर देना है और बाकी सब कुछ सेम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेट्रो विषाणु सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण क्यों नहीं करता? सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। इसमें 2 प्रोसेस इंक्लूड हुई, अनुलेखन और अनुवादन। इस प्रोसेस को बोला सेंट्रल डोग्मा। लेकिन रेट्रोवायरस क्या है? सेंट्रल डोग्मा को उल्टा करता है, या फिर इसमें सेंट्रल डोग्मा जो है वो अपोजिट चलता है, इसलिए क्या है ये सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण या फिर पालन नहीं करता। नेक्स्ट आपका डिफरेंस था BDNA और ZDNA में, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज चलता है, ये उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसमें नाइट्रोजनस बेस की मतलब एक बेस की दूसरे बेस से दूरी 3.36 होती है और ZDNA में 3.36 से 4.13 होती है। इसमें क्षार युग्मकों की संख्या 10 होती है, 10 होती है, और इसमें होती है 12। कुंडलित का व्यास 19 एंगस्ट्रॉम होता है और ZDNA में होता है 18 एंगस्ट्रॉम। ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, कुछ सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गए हैं। एक्स्ट्रा नोट्स में आपके एक और वीडियो बनेगी, अभी बस शॉर्ट नोट्स रह गए हैं। फिर आपकी यूनिट 3 जो बच्चे कमेंट में बता रहे थे कि मानव स्वास्थ्य रोग, वो मैं आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ। बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। उसके बाद आपकी यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।